हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों पर बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और माय डियर चाइल्ड, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री 12th क्लास में। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर दी है, यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये। तो माय डियर चाइल्ड, मैं सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो अभी देख नहीं पा रहे हैं, तो my dear child, I requested to those students who are seeing the video regularly, please contact such students who are not seeing the video, okay? And tell him and says him that please try to see the video, because of without video in this situation, in this lockdown, we cannot get anything. So I requested to all the students, please contact more and more students who are not seeing the video regularly, okay? So एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पुट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अपने डाउट सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इकट्ठा करें, कलेक्ट करें और अपने डाउट सेशन में उन क्वेश्चंस को क्लियर करें। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। माय डियर चाइल्ड, मेरे पास में इस टेबल है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस प्लेस यहाँ तक आ गई है। फिर यहाँ नीचे एक और एलिमेंट यहाँ पर बच गया है आपका F2। 2 electrons will get and goes to 2f negative 2.87। ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये नोट लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। यू कैन से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल्स, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल्स। ये आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। लिथियम है, पोटेशियम है, इनकी हाफ रिएक्शन भी दी हुई है। लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, मैंगनीज है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, फिर बाद में टिन है और सबसे लास्ट में पीबी है। तो यहाँ मैंने कहा लास्ट क्यों कहा? क्योंकि माय डियर चाइल्ड, यहाँ से ऊपर को जो है हमारे जो मेटल्स हैं वो सब रिएक्टिव मेटल्स हैं। सारे के सारे मेटल्स ये सब रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कहानी हाइड्रोजन की। ये जो आपका है ये हाइड्रोजन, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ना तो माइनस है और ना ही प्लस है, जीरो है, ध्यान रखना। इसके बाद टिन आ गया। टिन ये स्टैनिक आयन है, ये क्यूप्रिक आयन है, ये भी क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रस आयन है। आयोडीन है, ये फेरिक आयन है, ये मर्क्यूरिक आयन है। इस तरह से सबका दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बात तो ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी एलिमेंट्स हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स अपनी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के 3.05 था और एक कंडीशन पूरी की पूरी सीरीज को फिनिश होते होते ये आ गई है कि यहाँ जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो पॉजिटिव साइन के साथ आ गया है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि डेफिनेटली आप माइनस से शुरू हुए थे और आप पॉजिटिव में पहुंच गए। मींस दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल्स और एलिमेंट्स, यू कैन से। सो यहाँ आप दो तरह से इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप रिएक्टिविटी के बेस पर भी डिफाइन कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले आपको इसके डिफाइन बता देना चाहता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their रिएक्टिविटी। द ऑब्टेनिंग सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां मैंने कहीं पर भी हेडिंग दिखाई नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इतना आप खुद कर लेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेडिंग अपनी लिख लेंगे और उसके बाद आप इसमें आप देखेंगे। मैं दोबारा से बता रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज may be defined as the arrangement of the elements in the decreasing order of their reactivity. The obtaining series is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हम दूसरी डेफिनेशन पर बात करते हैं। आपने देखा कि माइनस से हुआ स्टार्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और जाकर के प्लस में एंड हो गया, मींस इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहां से कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। द ऑब्टेनिंग सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपके बात समझ में आ रही है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप
सर बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, या ओनली अगर कह दिया जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही क्या है, तो मैं उसके बारे में आपको एक हल्की सी बात बता देना चाहता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बातें हुई थी हमारी, ठीक है माय डियर चाइल्ड। ये देखिए तो इसके अंदर आपने एक मेटल की रोड को इसके अंदर डिप कर दिया है, ठीक है, और यहाँ उसी मेटल का साल्ट का सॉल्यूशन आपने ले लिया है। सपोज दैट अगर ये जिंक की है तो सॉल्यूशन भी जिंक सल्फेट का है। तो ये तो एक बात हो गई कि मैंने द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज डिप्ड इन इट्स साल्ट सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, दोबारा बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज the tendency of a metal to lose or gaining the electrons when it is dipped in its salt solution, that is called electrode potential. But my dear child, when this work is applied in some different conditions, in some standard units, you can say that किस तरह से आप यहाँ यूज कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओके, और 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया, अपना एक स्टैंडर्ड मान लिया, अपना एक पैमाना आपने बना लिया है कि हम जो है अपनी मेटल को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डिप करेंगे और 1 m एक्वस सॉल्यूशन पर, इसमें जो सॉल्यूशन आप लेंगे वो 1 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन आप यहाँ लेंगे। तो आप कैसे कहेंगे, द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज डिप्ड इन 1 m aqueous solution at 25 degree Celsius temperature and 1 bar pressure, that is called standard electrode potential। या आप ये कह सकते हैं कि when a metal rod is dipped in its salt solution, then some charge is gaining on this metal rod at 25 degree Celsius temperature, 1 bar ATM, 1 bar pressure and in 1 aqueous solution, that is called standard electrode potential। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। जब स्टैंडर्ड वैल्यूज पर कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। ऊपर मैंने लिख दिया है ई नॉट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूं। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द ऑब्टेनिंग सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप इसको याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से, लिखबा का नामक अलवंजन करफी सड़कोनी सनपब, यहां तक आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है माय डियर चाइल्ड। और इसमें जो मैं आपको बात बता दूं कि आपको ज्यादातर मोस्टली आपको कौन कौन से एलिमेंट्स के जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबके याद आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस किस का आपको लर्न करना है। जैसे आपको मैग्नीशियम का लर्न करना है, भूलना नहीं है मैग्नीशियम का, ओके माय डियर। एल्यूमिनियम का नहीं भूलना है, जिंक का बिल्कुल नहीं भूलना है कभी भी, क्रोमियम का नहीं भूलना है, आयरन का नहीं भूलना है, और निकल का भी नहीं भूलना है, और आई थिंक बस यही दो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। आयरन है, निकल है, जिंक है, बार बार यही आते रहते हैं, यही आते रहते हैं। हाइड्रोजन का तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो है, दिख रहा है आपको। तो आप ये हो गई आपकी डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब बात आती है माय डियर चाइल्ड के इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फंक्शंस क्या होंगे। आपने याद कर लिया, लिखबा काना मगर मंजन करफी सड़कोनी सनपब, एक ऑर्डर है, एलिमेंट्स को आसानी से लर्न करने का एक ऑर्डर है। अब यहां से आगे हम देखते हैं कि ये जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसने जो है क्या क्या अपने मतलब क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो यहां सबसे नीचे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कोई जितने भी एलिमेंट्स यहां पर लगे हुए हैं कोई भी आकर के इसको रिड्यूस कर सकता है इसके साल्ट के सॉल्यूशन में से आसानी से। लिथियम को कोई नहीं कर पाएगा, लिथियम मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कोई भी एलिमेंट रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, अब हम स्टडी करेंगे, किस तरह से स्टडी करेंगे वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Applications of
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS यू कैन से। तो जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है टू कंपेयर द relative reducing and oxidizing nature। टू कंपेयर द रिलेटिव रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यहां पर एक हल्की सी बिल्कुल एक शॉर्ट लिस्टेड बात आपके लिए मैं लेकर के आया हूं सेलेक्ट करके। रिड्यूसिंग पावर और दूसरी तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। आपके पास ये टू है। तो रिड्यूसिंग पावर ई नोट सेल जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए अब मैं आपको बता रहा हूं ई नोट सेल जितना ज्यादा प्लस का होगा वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा नेचर। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो फ्लोरीन का है। सो फ्लोरीन इज ए मोर ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Not in electrochemical series, in all the periodic table you can say fluorine is the most oxidizing. Fluorine is the most oxidizing element in all the elements. On the other hand, lithium, सबसे ऊपर lithium था, लिखबा गाना मगल मंजन पढ़ रहे थे आप, Li था सबसे पहले। Lithium is the most reducing element in whole electrochemical series. Why? Because of their standard reduction potential is more negative. Why fluorine is more oxidizing? Because its standard electrode potential is more positive. Okay, one हो गया क्लियर। नंबर 2, to compare the activity of metals। एक्टिविटी, मेटल्स की एक्टिविटी का पता भी आप कहां से लगाएंगे? जिसके पास में ई नोट सेल जितना ज्यादा निगेटिव है वो उतना ही ज्यादा एक्टिव है वो मेटल, और जिसका ई नोट सेल जितना ज्यादा पॉजिटिव है वो उतना ही कम एक्टिव है वो एलिमेंट, चाहे वो कोई भी हो। आपके पास में अब तक 2 एप्लीकेशंस आ गई हैं। ये आपको पता लगेगा सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ही हेल्प से। अब मैं आपको नेक्स्ट लेकर के जा रहा हूं एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थर्ड एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। किसी भी सेल का EMF कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज किया जा सकता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट इज EMF? EMF क्या है? EMF इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स between two electrodes in a cell, that is called electromotive force। ओके, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। EMF को कैलकुलेट अगर आपको करना है, EMF को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। E कैथोड एंड माइनस E एनोड आपको लिखना है, ये आपका फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज प्रेजेंट ऑन कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज प्रेजेंट ऑन एनोड। फिनिश। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप इसे चाहें तो थोड़ा और बड़ा करके लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ये लिखे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑन रिडक्शन माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन
पोटेंशियल ऑन ऑक्सीडेशन, ये भी यहीं से आया है ये, ठीक है। ये इसी फॉर्मूले से ये आया है। कैथोड पर ही रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, चेक कर लीजिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑन ऑक्सीडेशन, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, ये फॉर्मूला आपका बन गया। नेक्स्ट नंबर 4 आपकी एप्लीकेशंस मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। टू कैलकुलेट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। टू कैलकुलेट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या है कि वो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। दिस मीन्स द स्पॉन्टेनिटी मीन्स spontaneous reactions are those reactions which occurred or which take place themselves, you know very well. Okay, so to calculate the spontaneity of the reaction, तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन का ई नोट सेल, किसी भी केमिकल इक्वेशन का ई नोट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है, तो दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, और वो होगी, वो फिर होगी। इसका मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, मैं ले रहा हूं एक सेल जिसके अंदर जिंक और कॉपर के ही साल्ट और मेटल भी उसी में है। जैसे सपोज दैट आपके पास में इक्वेशन है Zn प्लस Cu पॉजिटिव पॉजिटिव गोज टू Zn पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस Cu, ये आपके पास में इक्वेशन है। तो आप क्या फॉर्मूला यहां पर लगाने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले आप इस इक्वेशन को, आप इसको एक साल्ट ब्रिज की फॉर्म में आप लिख लीजिए। मैंने आपको ये पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, लाइक जिंक गोज टू जिंक पॉजिटिव पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज। और जिसका रिडक्शन होता है उसे राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, Cu पॉजिटिव पॉजिटिव गोज टू Cu। अब यहां से आपको ई नोट सेल आपको कैलकुलेट करना है। तो ई नोट सेल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? ई नोट सेल कैलकुलेट आपको करना है तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ई कैथोड जो मैंने अभी लिखा माइनस ई एनोड। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे ER माइनस EL तो भी ये चलेगा। राइट हैंड साइड में कैथोड है, लेफ्ट हैंड साइड ये रहा पर ये एनोड है। ओके, तो ER राइट हैंड साइड में आपका कॉपर है, तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0.34 प्लस माइनस लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको देखना है जिंक है, और जिंक का होता है माइनस के 0.76, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, दिस विल गोज टू, ये कितना चला जाएगा? 1.10 हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। अब जरा आप ये देख लें कि यहां पर कोई साइन है, पॉजिटिव साइन है, मींस पॉजिटिव आया है, तो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन होगी। मैंने लिखा है ना पहले टू कैलकुलेट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव साइन, सो दिस रिएक्शन इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट 5th एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आप क्या लिख सकते हैं, किस तरह आप उसको यूज कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं। बस ये लास्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की है और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी ऑफ। Number 5th, to compare or you can say to predict that the metal will react with acid or not। ये पता लगाने में कि कोई भी मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही डिसाइड करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक स्लोगन टाइप सुना रहा था, लिखबा काना मकाल मंजन करफी सटकोनी सन पब, तो वहां ब्लैड आता है सबसे लास्ट में, पी भी आता है, लिखबा काना मगल मंजन करफी सटकोनी सन पब, पी भी सबसे लास्ट में है।
तो पीबी का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो निगेटिव है, लेकिन उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन, वहां से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी आपके ऊपर के लिब्बा काना मगल मंजन करफी षटकोनी संभव, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कैन बी रिएक्ट विद एसिड्स इजीली एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में अगर जिंक है और जिंक की केमिकल इक्वेशन, इफ यू विल बी take a practical with zinc and hydrochloric acid, then you will get ZnCl2 and liberate hydrogen gas. Why? Because of zinc metal is present above hydrogen, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर रखा हुआ है। लिब्बा काना मगल मंजन Zn आ गया। ओके, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कॉपर की केमिकल इक्वेशन H2SO4 के साथ कराते हो तो आप इसे CuSO4 प्लस H2 अगर बनाते हो तो ये रिएक्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। नो, गैस आएगी, लिबरेट होगी, लेकिन हाइड्रोजन किसी कीमत पर लिबरेट नहीं होगी। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी इज वेरी लो, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ओके, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं कि इस केमिकल रिएक्शन की ओरिजिनल फॉर्म क्या है। इसमें CuSO4 बनता है, 2H2O बनता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये रिएक्शन की जो असली फॉर्म है वो ये है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई है कॉपर। चेक कर लेना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने मेंशन की है कॉपर मेटल। ओके, ये 5 एप्लीकेशंस थी आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड थी। अब मैं आपको एक और नए टॉपिक की तरफ लेकर के जा रहा हूं, और उस टॉपिक का नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नस्ट इक्वेशन। एक न्यूमेरिकल यहां से 100% बनता है, नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नस्ट इक्वेशन। सपोज दैट आपके पास में कोई एक मेटल है M और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया। अब जबकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज जरूर आएगा। यस, तो साइंटिस्ट नस्ट ने अपना जो है एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट की, जिसको उन्होंने नस्ट इक्वेशन नाम दिया। उन्होंने किस तरह की इक्वेशन उन्होंने दी, E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल। अब ये क्या क्या है, इनका आपको पता होना चाहिए। E सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और EMF यू कैन से, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और जब इसकी केमिकल इक्वेशन इन्होंने कराई वो अपनी, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी वैल्यूज यहाँ पर पुट की। जैसे क्या क्या वैल्यू थी वो आपकी, 2.303 RT अपॉन NF log 10, और ऊपर लिखा ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट। ये इक्वेशन की जो आपकी केमिकल इक्वेशन की कंडीशंस थी वो यहाँ इन्होंने मेंशन कर दी। ये इक्वेशन साइंटिस्ट नर्स ने दी थी, और यहाँ इन्होंने ई सेल के बारे में लिखा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, एन ऐसे ही रहने दीजिए, फैराडे कांस्टेंट 96500। ये सब पुट करने के बाद, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद पता लगा कि ये आती है वैल्यू 0.0591 अपॉन एन log 10 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट। दिस इज नोन एज नस्ट इक्वेशन, और इस इक्वेशन का यूज आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने में करोगे। very most important formula is this for you students, okay my dear child। तो इस इक्वेशन को आप नहीं भूलोगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। वेट फॉर सम इनकन्वीनियंस प्लीज।